everyone, welcome to Asha Deep Academy. My name is Divyanshi Sharma और आज हम हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिश के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के बारे में जानेंगे जो बिटवीन 1815 टू 1972 हुई थी। बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या हुआ था स्टोरी में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गोरखा को हरा दिया था इन 1815 AD। हमने पढ़ा था इन एंग्लो गोरखा वॉर। उसके बाद क्या हुआ था कि ट्रीटी ऑफ सगोलियन को साइन करनी पड़ी थी, जिससे जो 20 प्रिंसली स्टेट है हिमाचल की वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई थी। सिमिलर वे में क्या हुआ था कि एंग्लो सिख वॉर हुआ था, जिसमें सिख हार गए थे ब्रिटिशर्स से इन 1846 AD। एंड अब डोमिनेंस ब्रिटिशर्स का था ओवर गोरखा एंड सिख, मतलब अब सिर्फ ब्रिटिशर्स की चलती थी इन हिमाचल प्रदेश। अब ब्रिटिशर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल स्टेट्स एंड अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही रूल चल रहा था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश। जो सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिशर्स थे उनके सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला था कि उनको सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करनी थी इन हिल स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, और सेकेंड था उनको इनकम इंक्रीज करनी थी अपनी। तो स्टोरी में क्या हुआ था कि एंग्लो गोरखा वॉर के बाद जो गोरखास थी उनकी हार हो जाती है एंड अब ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस होता है हिल स्टेट्स में, हिमाचल में। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपने लिए कोई ट्रबल नहीं लेना चाहते थे, कोई स्यापा नहीं लेना चाहते थे कि अगर वो डायरेक्ट रूल करेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन एंड काफ़ी स्यापे होंगे। तो इस वजह से वो डायरेक्ट रूल नहीं करना चाह रहे थे। इस वजह से कॉन्सेप्ट आया सन्नत का। सन्नत में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हिली एरिया से जो 20 प्रिंसली स्टेट्स है उनसे साइन करवाया, जिसमें उन्होंने राइट दिया इन हिली एरियाज के रूलर्स को टू रूल। एंड उसमें कुछ शर्तें थी, अगर जो ये हिली एरियाज के रूलर्स उन शर्तों को नहीं मानते थे तो उनका रूल एंड हो जाता था। एंड इस प्रकार से उन्होंने अपनी डोमिनेंस इन हिली एरियाज बकाया रखी। जो सन्नत में कुछ शर्तें थी जो हमने पहले भी पढ़ा था, वो ही सब कुछ इसमें दिया गया है। मैं थोड़े बहुत बता देती हूँ। जैसे उसमें दिया गया था कि जो रूलर्स है प्रिंसली स्टेट के वो अब ब्रिटिशर्स के अंडर ही रहेंगे एंड अगर जो गाइडलाइंस है सन्नत में वो फॉलो नहीं करेंगे उनसे उनका राज्य ले लिया जाएगा। एंड अगर ब्रिटिशर्स कभी भी वॉर में होंगे तो ये प्रिंसली स्टेट को उनकी हेल्प हमेशा करनी पड़ेगी, वो उनको धोखा नहीं दे सकते हैं। एंड जो बड़ी बड़ी प्रिंसली स्टेट्स के है उनके जो लोग हैं उनको ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करना ज़रूरी था। एंड जो ब्रिटिशर्स है उनको ट्रेड में कोई भी टैक्सेस वगैरह चार्ज नहीं कर सकते, किसी प्रकार की ड्यूटी चार्ज नहीं कर सकते थे ये प्रिंसली स्टेट। एंड जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन अगर ये प्रिंसली स्टेट अपनी एरिया के लिए ले रहे थे तो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन लेना ज़रूरी था। एंड ये वर्क पब्लिक वेलफेयर के लिए करेंगे, और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी फोर्स लेबर की ज़रूरत होगी तो ये इन प्रिंसली स्टेट ये प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिशर्स को ये फोर्स लेबर देनी ज़रूरी होगी। एंड ये एनुअल जो एनुअल ट्रिब्यूट देंगे, एनुअल पे करेंगे जैसे टैक्सेस वगैरह टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। और अगर कोई भी कंडीशन वायलेट होगी तो जी सन्नत उसको कैंसिल करके जो ये प्रिंसली स्टेट का जो रूल है वो ख़त्म हो जाएगा एंड किसी और को उनकी जगह रख लिया जाएगा। इस वजह से जो ये पूरी सारी कंडीशन है इन सब की वजह से डोमिनेंस उन्होंने क्रिएट कर लिया इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल। जब एंग्लो गोरखा वॉर हुआ था तो उस टाइम ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था प्रिंसली स्टेट से जो प्रिंसली स्टेट उनको हेल्प कर रही थी कि उनके किंगडम को वापस देंगे एंड एवरीथिंग, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरी तरह से फुलफिल नहीं किया। उन्होंने जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थी ना वो उन्होंने अपने अंडर ही रखी। फॉर एग्जाम्पल जो स्ट्रैटेजिकल पोर्शन थे ना जिसमें जियोग्राफिकल और स्ट्रैटेजिकल जिनकी इम्पोर्टेंस थी वो अपने पास ही रखी। जैसे कि उन्होंने एनेक्स किया था, अपने अंडर किया था फोर्ट ऑफ मौलोन एंड स्पातू ऑफ नालागढ़ हिंदौर, जंसूर बाबर ऑफ सिरमौर, कलसी एंड किरांदुंदू and Kotkar of Pusher and the area of Kavungarh, which includes Sharchali and Khatsu, 5 paragon of Bhagad and 8 paragons of Kionthal state। ये उन्होंने अपने पास ही रखा था क्योंकि इसकी strategical importance थी। And in order to keep a constant eye
उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स है उनके पास ना जिन जिन प्रिंसली स्टेट के ऊपर उनको शक हो रहा था वहाँ पर उन्होंने अपनी आर्मी रखी थी। फॉर एग्जाम्पल उनको एक्वायर करना था, उनकी एक स्ट्रैटेजी थी, अगर उनको कोई रीजन को एक्वायर करना था ना तो वो उस रूलर से ले लेते थे उस स्टेट को या वो उस रीजन को, एंड उनको दूसरा रीजन दे देते थे। जैसे उनको एक्वायर करना था शिमला को, एंड शिमला क्योंचल के अंडर था, तो उन्होंने क्या किया कि क्योंचल को रविनगढ़ दे दिया एंड उनसे शिमला के जो रीजन उनको चाहिए थे स्ट्रैटेजिकल एरिया वो अपने अंडर रख लिए। एंड जो एरिया जिनकी काफ़ी वीक पावर्स थी, जो काफ़ी बड़ी प्रिंसली स्टेट्स के अंडर थे, उनको भी उन्होंने लिबरेट करवाया, उनको फ्री करवाया। फॉर एग्जांपल 12th ठकुराई अंडर बिलासपुर एंड बलसन, एंड बारदोली एंड बघाट ठकुराइस वर लिबरेटेड फ्रॉम कुमार सेन। अब हम पढ़ेंगे प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया ने ना एक अनाउंसमेंट की थी इन इंडिया, और ये जो लॉर्ड कैनिंग है इलाहाबाद में नवंबर 1 1858 उन्होंने क्वीन विक्टोरिया की जो अनाउंसमेंट है उसके बारे में बताया था। पहले हम ये जानते हैं ये क्वीन विक्टोरिया की अनाउंसमेंट क्यों हुई थी। हमारे पता है 1857 में क्या हुआ था, वॉर हुआ था, एंड इसमें क्या हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, इसको बोलते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर। इसमें जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स से तंग आ गए थे तो उनके अगेंस्ट हो गए थे। इस वॉर के काफ़ी सारे रीजंस थे, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन एक मैं आपको ग्लांस बताती हूँ, ठीक है। तो जब वो वॉर सप्रेस किया ब्रिटिशर्स ने बहुत मुश्किल से, उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने ना अपनी एक प्रोक्लेमेशन, एक स्पीच दी थी ऑन नवंबर 1 1858। इसमें क्या हुआ था, उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस ले आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के उसमें। एंड पहले क्या था कि जो इंडिया है वो कॉलोनियल पावर के अंडर था, मतलब वो क्या था, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। अब क्वीन विक्टोरिया के जो स्पीच के बाद क्वीन विक्टोरिया बोलती है कि अब वो इंडिया उनकी छत्र छाया में आ चुका है, उनके अंडर आ चुका है, अब उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, अब क्वीन विक्टोरिया सब कुछ संभाल लेगी, सब कुछ देख लेगी। जो क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन से पहले क्या होता था, 1857 से पहले क्या होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगर मन चाहे, उनका चाहे कि उनको ये प्रिंसली स्टेट अपने अंडर लाना है तो वो ला सकते थे। उनका मन किया किसी को फ्री करना वो कर सकते थे, अपनी मनमर्जी करते थे। वो किसी भी किंगडम की एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करना शुरू कर देते थे। एंड अगर किसी भी किंगडम का जो बेटा है, बच्चा है, वो मर जाता था तो उस किंगडम को अपने अंडर रख लेते थे। एंड काफ़ी घटिया सी उन्होंने पॉलिसी ले आई थी, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इस तरह से। एंड इससे फेड अप होके इंडियंस ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 ले आए थे। इसके बाद जब सप्रेस हुआ ये सारे वॉर वगैरह, फिर उसके बाद जब 1858 में जो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन हुआ तो उसमें उन्होंने इंडियन रूलर्स को एश्योर किया कि जो उनकी स्टेट है अब उसमें ब्रिटिश एम्पायर का रूल होगा, जो ये कॉलोनी है ईस्ट इंडिया कंपनी उसका रूल ख़त्म होता है, अब क्वीन विक्टोरिया सब कुछ देखेंगे। जो इनसे उनकी प्रिंसली स्टेट ली जा रही थी अब वो नहीं ली जाएगी। एंड अब जो जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि अगर किसी के पास ना कोई बेटा नहीं होता था उनका तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। तो अब जो क्वीन विक्टोरिया बोलते हैं कि अब वो अडॉप्ट भी कर सकते हैं बच्चे को। एंड जितने भी चार्टर्स और ट्रीटीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी एंड जो उन्होंने साइन की थी बाकी प्रिंसली स्टेट के साथ, वो सब कुछ एक्सेप्ट होगी और कंटिन्यू होगी। जो रूलर्स होंगे उनके पास खुद की ऑटोनोमी होगी और खुद के गवर्नेंस कर सकते हैं, इंटरनल गवर्नेंस में उनको इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। और उनकी जो टेरिटरी होगी ना, जो प्रिंसली स्टेट की टेरिटरीज होगी उनको फिक्स कर दिया जाएगा, और जो ये राइट टू एक्सपेंड उसको बंद कर दिया जाएगा कि कोई एक्सपेंड नहीं करेगा अपनी टेरिटरी, जितनी जिनकी टेरिटरी उतनी रखी जाएगी। ऑल्सो
जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या अब जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके पास राइट नहीं होगा इंटरफेयर करने का इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ऑन द अदर हैंड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, वो इंटरफेयर कर सकते हैं अगर कुछ मिसमैनेजमेंट हो रही है किसी भी प्रिंसली स्टेट में। और जो फार्मर्स है उनको प्रॉमिस किया जाता है प्रोटेक्शन उनकी लैंड राइट्स से रिलेटेड। एंड जो इंडियंस उनको एश्योर किया जाता है कि उनकी जितनी भी सोशल एंड रिलीजियस कस्टम है उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्योंकि बिफोर दिस प्रोक्लेमेशन हमने 1857 रिवॉल्ट का रीजंस देखे थे, पहले भी पढ़ा भी था कि क्यों हुआ था 1857 रिवॉल्ट। क्योंकि जो इंडियंस थे, जो हिंदूज थे, उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स उनके रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं। उनको मुछे तिलक ये चीज़ें रखने नहीं देते थे। उनको ये चीज़ें सेपरेट हो चुकी थी कि जो बॉम्ब है जो उनको मुंह से फाड़ना पड़ रहा था ना, मुंह लगाकर फिर वो फेंकेंगे फाड़ेंगे, तो उसमें जो कार्ट्रिज में क्या होता था, उसमें गाय का मांस है या पिग का मांस है। तो गाय का मांस हिंदू धर्म के अगेंस्ट है एंड जो पिग का जो मांस है वो मुस्लिम के अगेंस्ट है। तो उनको लगता था कि उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे होंगे। एंड काफ़ी इस तरह से चीज़ें होती थी जो हम एक अलग से वीडियो में बनाऊंगी, वो डालूंगी, आप वो देखना रिगार्डिंग 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड द रूलर। तो क्या हुआ था कि जैसे ही क्वीन विक्टोरिया ने प्रोक्लेमेशन किया था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस टुवर्ड द नेटिव रूलर्स। उन्होंने जिन जिन रूलर्स ने 1857 के रिबेलियन में ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं किया था, उनको धोखा दिया था, उनको फॉरगिव करने का, उनको माफ़ करने का सोचा था और उनको माफ़ किया था आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो इस वजह से काफ़ी सारे रूलर्स जिनसे उनका किंगडम छीन लिया गया था क्योंकि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था ब्रिटिशर से, उनको उनका किंगडम वापस दिया गया। और जो भी रूलर्स थे जो जिनके पास किंगडम था भी नहीं एंड अब वो किसी और के अंडर था, तो उन किंग्स वगैरह को उन्होंने जागीर पेंशन दिया कि वो सर्वाइव कर पाए। एंड जैसे ही हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जैसे लॉर्ड विलियम है पॉलिटिकल एजेंट है, डिप्यूटी कमिश्नर है शिमला के। उन्होंने रिकमेंड किया था जो चीफ कमिश्नर है पंजाब के जॉन लॉरेंस कि वो राजा शमशेर सिंह इंक्लूड बुशेयर प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश एम्पायर। मतलब जो ये बुशेयर का किंगडम है, बुशेयर का राजा है, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था ब्रिटिशर्स को इन 1857 वॉर में। तो ब्रिटिशर्स ने उनका किंगडम अपने अंडर कर दिया था, बट आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया उनको उनका जो किंगडम है वो वापस लौटाया गया था। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल रिस्पेक्ट फॉर द रूलर्स। इसमें हम उन रूलर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने 1857 के वॉर में ब्रिटिशर्स को धोखा नहीं दिया था, उनका सपोर्ट किया था। एंड जो ये रूलर्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया था, तो ब्रिटिशर्स ने उनको 11 गन सैल्यूट की रिस्पेक्ट दी थी। एंड साथ में उन्होंने काफ़ी सारे जो रूलर्स थे जिनकी बकाया राशि थी, जिन्होंने लोन लिया था या वो काफ़ी टैक्सेस वगैरह नहीं पे कर पा रहे थे, वो सब कुछ वेव ऑफ कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने उनको धोखा नहीं दिया था, ब्रिटिशर्स को धोखा नहीं दिया था इन 1857 वॉर। एंड हमने मंडी के रूलर के बारे में तो पढ़ा ही था कि मंडी की वीडियो में कि जो विजय सेन है उनको 11 गन सैल्यूट मिला गया था। एंड इसी तरह से काफ़ी सारे रूलर्स को काफ़ी ऑनर भी दिए गए थे बाय द ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन लोगों ने उनका सपोर्ट किया था जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्वीन प्रोक्लेमेशन के बाद भी जो ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस थी प्रिंसली स्टेट्स में हिमाचल की, वो स्टिल बढ़ती रह गई। तो 1858 एडी के बाद काफ़ी सारे रीजंस थे जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बहुत इंटरफेयर करना शुरू हो गई थी प्रिंसली स्टेट में। सबसे ज़्यादा मेन रीज़न था सक्सेशन के मैटर में कि कौन नेक्स्ट किंग होगा। एंड काफ़ी सारे मैटर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड थे कि मिसमैनेजमेंट हो रही थी एंड बहुत सारे अलग अलग रीजंस थे। जैसे 1859 एडी में क्या हुआ था, जो फार्मर्स थे रामपुर की जो रियासत थी बुशेयर स्टेट, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था एक धूम मूवमेंट रिगार्डिंग द कैश लैंड रेवेन्यू। तो इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इंटरफेयर किया, उन्होंने डिमांड एक्सेप्ट की फार्मर्स की एंड इस मूवमेंट को एंड किया।
सेकंड था जुब्बल के एग्जाम्पल। तो जुब्बल में किसका रूल था? वो था राणा करमचंद का रूल काफ़ी समय से। एंड लोग वहाँ के बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे राजा से। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से इंटरफेयर किया, राजा की पावर को कम किया इन 1859-62 AD में। फिर उसके बाद काफ़ी सारे डिस्प्यूट हमको पता है कि सक्सेशन से रिलेटेड होने लगे, काफ़ी सारी लड़ाई होने लगी, जैसे काफ़ी सारे माइनर रूलर्स थे। इस सिचुएशन में क्या किया ब्रिटिशर्स ने? उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए, कि एडमिनिस्ट्रेशन में डिफ़िकल्टी ना रन करने के लिए, या तो अपने ऑफिसर्स को वहाँ बिठा दिया, कोई पॉलिटिकल एजेंट को हेल्प करने के लिए वहाँ पर बिठा दिया। और एक और स्टोरी थी चंबा की। तो चंबा में 1870 में क्या हुआ था? गोपाल सिंह को नया किंग बना दिया गया था। बट ब्रिटिशर्स के सपोर्ट के बाद भी जो रूलर्स थे, ये जो गोपाल सिंह थे, वो ज़्यादा अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को रन नहीं कर पाए। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली जो उनका बेटा था श्याम सिंह 1873 में, उन्होंने किंग बना दिया। एक और स्टोरी आती है शमशेर सिंह की, जो रूलर थे बुशेर के। वो काफ़ी इनकम्पिटेंट रूलर थे, मतलब वो काफ़ी अच्छे से, बिल्कुल भी अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह नहीं चला पा रहे थे। इस वजह से 1886 AD में क्या हुआ कि जो उनका बेटा है रघुनाथ सिंह, जब वो बड़ा हुआ तो बाय फोर्स शमशेर सिंह को अपना थ्रोन, अपना जो किंग की गद्दी है उसको छोड़ना पड़ा। एंड उसके बाद जब उनके बेटे को किंग बना दिया गया, कुछ समय के बाद उनके बेटे की डेथ होगी इन 1898 AD। फिर शमशेर सिंह को लगा कि उनको फिर से किंग बना दिया जाएगा, लेकिन फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने राई मंगत राम को एज अ मैनेजर बना दिया स्टेट का, कि वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चला पाए। कुमार सिंह के रूलर थे हीरा सिंह, जिन्होंने रूल किया 1874 से लेकर 1901 AD तक। एंड क्योंथल के रूलर थे बलबीर सिंह, जिन्होंने रूल किया 1882 AD से लेकर 1901 AD तक। तो ये दोनों रूलर्स भी बहुत इनएलिजिबल रूलर्स साबित हुए, ये अच्छे से रूल कर ही नहीं पा रहे थे। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उन्होंने मैनेजर को अपॉइंट किया कि वो इन जो रूलर्स है, इनके जो किंगडम्स है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चला पाए। उसके बाद स्टोरी आती है बिलासपुर की। इन 1901 to 02 AD में क्या हुआ था? बिलासपुर के राजा थे विजय चंद। तो जो उनके जो किंग है एंड मियान के बीच काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया था। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा क्योस हो रहा था स्टेट में, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिर इंटरफेयर करना पड़ा बिलासपुर में भी। एंड उन्होंने काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि ऐसे ऐसे रूल होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए एंड सब कुछ। तो विजय चंद जो वहाँ के रूलर थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की कंडीशन, एंड वो वहाँ से जाकर बनारस पहुँच गए और वहाँ रहने लगे। उसके बाद जो तहसीलदार है लाला हरिचंद, वो अपॉइंट किया गया कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाए बिलासपुर में। तो फिर इन 1908 AD क्या हुआ? विजय चंद फिर से वापस आए और उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कंडीशंस, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोली थी, वो सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट करके वो वहाँ पर बिलासपुर में रूल करना उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। एंड फिर 1840 AD में क्या हुआ था? राणा वीरपाल सिंह थे भाजी के रूलर। तो उनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने उनको थ्रोन से ही हटा दिया और उनको एक्यूज़ किया गया माल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अच्छे नहीं कर रहे थे। ये स्टोरी 1940 AD की है। तो अब आप सोचो, हमको 1947 में आज़ादी मिली थी, तो उससे 7 साल पहले की ये स्टोरी है। तो लेकिन बाद में ये चीज़ पता चला कि रियलिटी ये थी कि जो वीरपाल सिंह है भाजी के रूलर, तो उन्होंने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था एंड वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट होना शुरू हो गए थे। तो इस वजह से उनको गद्दी से हटा दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे रिफॉर्म्स इन द प्रिंसली स्टेट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी रिफॉर्म्स लाने के लिए जो प्रिंसली स्टेट है हिमाचल की, जैसे चंबा, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर एक्सेट्रा।
तो उन्होंने क्या किया था, अगर कोई भी रूलर ना ब्रिटिश गवर्नमेंट से हेल्प मांगते थे कि उनसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है या कोई भी एलिजिबल ऑफिसर को भेजा जाए उनकी हेल्प के लिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको भेजते थे एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प के लिए। तो सबसे पहले हम स्टोरी में जानते हैं चंबा के बारे में। हमने चंबा की वीडियो में सब कुछ डिटेल में कवर किया, तो एक बार वो वीडियो प्लीज़ चेक कर लेना। तो चंबा की स्टोरी स्टार्ट होती है, हम स्टार्ट करेंगे श्री सिंह के रूल से, ठीक है। तो श्री सिंह ने रूल करना शुरू किया 1844 एडी में, राइट। उस टाइम वो सिर्फ 5 साल के थे। तो उनकी हेल्प के लिए उनकी मदर को एंड उनके वजीर को रखा गया। फिर जब उन्होंने इंडिपेंडेंटली रूल करना शुरू किया इन 1862 एडी, जब वो बड़े हो गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा क्योस हो रहा था। पता नहीं, तो बहुत सारे रीजंस थे, उस वजह से काफ़ी क्योस हो रहा था। और अब जो श्री सिंह है उससे वो क्योस हैंडल नहीं हो रहा था, तो फिर उन्होंने हेल्प मांगी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि उनको असिस्ट किया जाए, कोई ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए कि वो उनको असिस्ट करे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो फिर जनवरी 1863 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था मेजर बले रेड को एज सुप्रिटेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ चंबा। एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाए थे चंबा में। जैसे उन्होंने काफ़ी जो एलिजिबल ऑफिसर्स थे ना एंड सर्वेंट्स थे जो कोर्ट में थे उस समय, जो उस टाइम किंगडम में थे एंड वो कुछ काम नहीं कर रहे थे, उनको उन्होंने रिमूव कर दिया। उन्होंने जो पठान सोल्जर्स थे जो काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो गए थे चंबा के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सैलरीज ले रहे थे, तो उन लोगों को, उन सोल्जर्स को उन्होंने रिटायर कर दिया। उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप्स भी लिए थे कि जो चंबा की इकोनॉमी है वो स्ट्रेंथन हो पाए। एंड उन्होंने मेन अटेंशन उनका था कि रोड्स वगैरह अच्छे से कंस्ट्रक्ट हुए एंड काफ़ी अच्छी अच्छी कंस्ट्रक्शन वर्क हुए, जिससे डेवलपमेंट हुई चंबा की, क्योंकि जब रोड्स होंगे तब भी इकोनॉमी डेवलप हो सकती है। तो उन्होंने रोड में सबसे ज़्यादा फोकस रखा। फिर उन्होंने काफ़ी अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, रेवेन्यू, पोस्टल बंगलोज। तो उन्होंने हर एक चीज़ में जो बेसिक नीड्स थी उन सारी चीज़ों में उन्होंने फोकस रखा, और उन्होंने एस्टैब्लिश किया पुलिस, कोर्ट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फिर जब श्री सिंह की डेथ होती है इन 1870 AD, स्टिल जो ये वर्क्स थे ये कंटिन्यू रहे चंबा में। एंड इस टाइम जो चंबा बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होने लगा, बहुत डेवलप होने शुरू हो गया था ये सारे रिफॉर्म्स की वजह से। अब हम मंडी की स्टोरी जानेंगे। मंडी की स्टोरी जानने से पहले एक बार प्लीज़ आप, जो मैंने मंडी की हिस्ट्री है उसकी एक वीडियो बनाई है, चैनल में है, उसको देख लेना एंड आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी रिगार्डिंग मंडी हिस्ट्री, ठीक है। तो अब मंडी को कंप्लीट करते हैं। तो मंडी में रूल था विजय सेन का फ्रॉम 1851 टू 1902 AD। तो विजय सेन ने ना ब्रिटिशर्स को 1857 के रिवॉल्ट में भी काफ़ी हेल्प किया था। एंड जो विजय सेन था वो गुड लुक्स में था ब्रिटिशर्स के। जब विजय सेन से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया नहीं जा रहा था, उनको प्रॉब्लम आ रही थी, उनको मंडी को प्रॉस्परस बनाना था, इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगी थी कि किसी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए उनकी हेल्प के लिए कि वो मंडी को प्रॉस्परस बना पाए। इस वजह से मिस्टर क्लार्के को 1868 से लेकर 70 AD तक अपॉइंट किया गया था। फिर ई हैरिसन को अपॉइंट किया गया था फ्रॉम 1870 से लेकर 1872 AD तक, एंड देन CE फेंडल को किया था अपॉइंट फ्रॉम 1890 टू 1901 AD तक। तो ये जो ऑफिसर्स है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स लाए थे एडमिनिस्ट्रेशंस में। उन्होंने जो सैलरीज है वो इंक्रीज़ की थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। उन्होंने जो करप्शन है उनको कम किया था, रोड्स एंड ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट किया था। सबसे मेन ब्रिजेस है जो विजय सेन के टाइम पीरियड में बना था वो था विक्टोरिया ब्रिज। इसको बनाने में 1 लाख रुपए लगा था। उन्होंने सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स के लिए काफ़ी सारे रूल्स बनाए थे, जैसे कि एक टाइम पीरियड रखा था कि इतने टाइम पीरियड में चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो केस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज केस हो रहा है एंड 50 साल के बाद उसका हमारे को पता चल रहा है कि उस केस का क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट है। एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रूल्स बनाए थे रिलेटेड लैंड रेवेन्यू, फॉरेस्ट से रिलेटेड एंड फार्मर्स से रिलेटेड। एंड उन्होंने रूल्स बनाए थे फोर्स लेबर से रिलेटेड भी। फिर विजय सेन की डेथ के बाद आता है रूल भावनी सेन का। उन्होंने रूल किया 1903 में। जब भावनी सेन रूलर बने वो भी माइनर थे, तो उनको हेल्प करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया मिस्टर टी मिलर को।
तो उन्होंने भावनी सेन को एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प किया। एंड उसके बाद भावनी सेन के बाद जो गिंद्रा सेन बने नए रूलर इन ऑफ मंडी इन 1913 एंड वो भी माइनर थे, तो उनकी हेल्प के लिए मिस्टर A.L. गार्डन वॉकर को अपॉइंट किया गया था एज अ सुप्रिटेंडेंट एंड वो हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड फिर वो इस पर्सन ने रूल किया टिल 1915 AD तक। इनके टाइम पीरियड में काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए थे, जैसे इन्होंने बैन किया था इनडिस्क्रिमिनेटिंग हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कि वाइल्ड एनिमल्स को नहीं मार सकते। इन्होंने काफ़ी न्यू रूल्स बनाए थे रिगार्डिंग फिशिंग। उन्होंने हॉस्पिटल बिल्ड किया था मंडी में एनिमल्स से रिलेटेड, काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स को पसंद करते थे, तो उन्होंने एनिमल्स से रिलेटेड काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए थे। और उन्होंने मंडी बैजनाथ रोड भी बड़ा किया था, वाइडन किया था। उन्होंने एबॉलिश किया था फोर्स्ड लेबर को इन हार्बर्ग एरियाज में। और उन्होंने राइट दिया था गर्ल्स अबव 16 ईयर्स ऑफ एज कि वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं अगर उनको शादी नहीं करनी है, उनके विल के अगेंस्ट उनकी शादी नहीं होगी। और उन्होंने उर्दू को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाया था। उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था मंडी म्यूनिसपैलिटी को इन 1914 एंड उसको मोर एफिशिएंट बनाने में उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। 1915 में क्या हुआ था, मिस्टर H.W. एमरसन थे, वो चार्ज थे एज अ सुप्रिटेंडेंट सेटलमेंट ऑफिसर मंडी के, तो वो इस पोस्ट में 1917 AD तक रहे। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स लाए थे मंडी में, जैसे उन्होंने कंट्रोल किया था एक्सपेंडिचर्स ऑफ द एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड डेथ, कि कितने पैसे खर्च होने चाहिए मैरिज में डेथ में। उन्होंने रूल्स बनाए थे रिगार्डिंग दिस स्टफ एंड उनका मेन एम था कि एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए। तो उन्होंने 7 न्यू स्कूल कंस्ट्रक्ट किए थे मंडी में। उन्होंने काफ़ी न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स भी लाए थे एंड ये जो लैंड रेवेन्यूज थे वो इम्प्लीमेंट भी हुए थे। एंड इसके बाद जो राइट था गवर्नमेंट का एंड फार्मर्स का, उसको भी क्लैरिफाई किया था इन्होंने। एंड उन्होंने जो फोर्स लेबर था उसको एबॉलिश किया था और वेजेस को भी फिक्स किया था। अब हम बिलासपुर की स्टोरी जानेंगे। विजय चंद नए रूलर बने थे बिलासपुर के इन 1889 AD। जब वो एडल्ट हुए थे तो उन्होंने क्या किया था, जो मियान के लोगों को स्पेशल राइट्स मिल रहे थे उनसे वो राइट्स उन्होंने छीन लिए थे। और इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया था कि बेगार ना एक टैक्स सिस्टम है, उसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगी डिफरेंट टैक्स सिस्टम की, वो जल्द आ जाएगी। तो बेगार एक टैक्स सिस्टम है, तो उसके बदले उन्होंने बिठागड़ा नामक एक टैक्स सिस्टम को लागू शुरू किया था। कौन सा सिस्टम? बिठागड़ा। ओके। और जो ये चीज़ की थी उन्होंने, इससे जो राजपूत एंड चंदेला थे ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में थे, वो उन्होंने अपोज किया इस चीज़ को, क्योंकि जो बेगार सिस्टम है वो उस टाइम उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा था एंड अब जो ये नया सिस्टम लाया गया है इसमें अब उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस वजह से उन्होंने इस टैक्स को अपोज किया था एंड इस वजह से क्या हुआ, एनार्की पूरी स्टेट में स्प्रेड होगी। एंड अब विजय चंद ने अपॉइंट किया लाला हरिचंद को एज वजीर ऑफ द स्टेट इन 1902 और वो खुद चले गए बनारस। अब इस क्रिटिकल सिचुएशन में क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया तहसीलदार मियान अमर सिंह को इन 1903 एंड उनको बोला कि वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे इस प्रिंसली स्टेट का। एंड उन्होंने अपॉइंट किया सम ब्रिटिशर्स ऑफिसर एज हिज एडवाइजर्स। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जब ये हेल्प दी बिलासपुर को, उसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म बिलासपुर स्टेट में, जैसे रीऑर्गेनाइज किया गया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को, काफ़ी नए स्कूल ओपन हुए एंड एजुकेशन को स्प्रेड किया इन बिलासपुर, काफ़ी हॉस्पिटल भी बिल्ड किए गए थे ऑन द पर्पस ऑफ हेल्थ ऑफ द पीपल एंड न्यू रोड को कंस्ट्रक्ट किया था एंड काफ़ी कमेंडेबल स्टेप्स लिए गए थे कि जो इकोनॉमी है बिलासपुर की उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। इस वजह से क्या हुआ था कि जो भी बिलासपुर स्टेट ने डेप्ट लिए थे, कर्ज लिए थे बाकी लोगों से,
जब बिलासपुर की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लगी तो उन्होंने सारे के सारे जो पैसे थे, बकाया राशि थी, उसको रीपे कर दिया कुछ ही सालों में। इसके बाद इस्टेब्लिश हुआ एक सेपरेट कोड फॉर सिविल, क्रिमिनल एंड लैंड केसेस से रिलेटेड के लिए। एंड जो एनार्की थी बिलासपुर में, उसको भी रिमूव कर दिया गया। फिर विजय चंद वापस आए बिलासपुर इन 1908 AD एंड उन्होंने रूल किया टिल 1927 AD तक। अब हम सिरमौर की स्टोरी जानेंगे। तो सिरमौर के में क्या था कि वहाँ पर के राजा का नाम है राजा शमशेर प्रकाश। तो उन्होंने यूनिक डेवलपमेंट लाई थी सिरमौर में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प के लिए, अपनी किंगडम एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प के लिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से हेल्प मांगी थी कि वो अपॉइंट करे किसी ऑफिसर को। और जो राजा, ये राजा शमशेर प्रकाश, उन्होंने सोच लिया था जैसा ब्रिटिशर्स बोलेंगे कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए, वो वैसा ही करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। एंड इस वजह से उन्होंने काफ़ी जो मेजर पार्ट्स थे इंडिया के, वहाँ पर विज़िट किया इन 1859 AD। एंड उन्होंने काफ़ी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन लाई कि कैसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करता है, कैसे वो चलता है। तो ये जो मेन रिफॉर्म्स लाए गए थे सिरमौर में, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को प्राइमरी प्रिंसली स्टेट की एक लैंग्वेज बना दिया था, राइट, कि अब से यूज़ किया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज को। उन्होंने फॉर्म किया था रेगुलर पुलिस फोर्स को। उन्होंने इस्टेब्लिश किया था जुडिशियल एंड रेवेन्यू कोड को। उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए थे नए स्कूल्स और एजुकेशन को स्प्रेड किया था। उन्होंने इस्टेब्लिश किया था हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस को। एंड उन्होंने नाहन में म्यूनिसपैलिटी को इस्टेब्लिश किया। उन्होंने इस्टेब्लिश किया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को। उन्होंने ओपन किया एक आयरन फैक्ट्री एंड उसका नाम था नाहन फाउंड्री इन 1867 AD। और एक इंजीनियर थे इंग्लैंड से, उनको अपॉइंट किया कि वो इस फैक्ट्री की केयर करेंगे। उन्होंने लैंड रेवेन्यू को भी फिक्स किया और जो फार्मर्स है वो लैंड ओनर्स उन्होंने बनाए। एंड जो फॉरेस्ट है उनको गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में उन्होंने डाला। उन्होंने अपॉइंट किया ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को, मिस्टर वॉट को, कि वो आर्मी को ट्रेन करेंगे। एंड उन्हीं के रिक्वेस्ट से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने अपॉइंट किया रिटायर्ड कर्नल रॉबर्ट को एज द कमांडर ऑफ सिरमौरी आर्मी। इसी के साथ जो हमारा ब्रिटिश पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है, वो पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।